आप सभी का स्वागत है अपने विभिन्न टेक्नोलॉजी क्लास में। आज हम लोग चर्चा करेंगे हिस्ट्री ऑफ विभिन्न के बारे में। सारे चीज़ का एक इतिहास होता है। जैसे आप कोई भी चीज़ उठा लीजिए, मान लीजिए आप एक पेन यूज करते हैं। आज जो पेन आप यूज कर रहे हैं, मान लीजिए 100 साल पहले वो पेन शायद नहीं था, कुछ और ही था लिखने का तरीका। ठीक है, या तो 500 साल पीछे चले जाइए, आपको कुछ और ही मिलेगा। या फिर और कुछ उठा के देख लीजिए, जैसे घड़ी देख लीजिए आप। आज के दिन में आपके पास डिजिटल घड़ी आ गया है, लेकिन 100 साल पहले क्या आपके पास डिजिटल घड़ी था? नहीं था, कुछ और था आपके पास। तो सिमिलरली, तो जो वीविंग है, टेक्सटाइल है, इसका भी एक इतिहास है। कैसे शुरुआत हुआ, कहाँ से शुरुआत हुआ, ये तो बहुत पुरानी है, लेकिन हम लगभग थोड़ा बहुत पीछे 2 से 3 साल पीछे जाके देखेंगे कि 2-3 साल पीछे इसका स्टेटस क्या था, कैसे कपड़े की बुनाई होती थी। तो इसमें क्या है, प्लेन लूम। लूम के बारे में आपको जानना होगा। लूम है और उसको प्लेन लूम कहा जा रहा है। प्लेन लूम क्या है? प्लेन लूम वो है जिसमें द लूम विदाउट एनी द कंट्रोल ऑफ एनी वर्क एंड वेस्ट मैकेनिज्म। जो लूम है उसमें आपका शेडिंग, पीकिंग, बेटअप तो होना ही है, ये प्राइमरी मोशंस में आता है। तो लेकिन उसमें क्या है, वाट स्टॉप कंट्रोल, वेब स्टॉप कंट्रोल के ऊपर कोई कोई इस तरह का कोई मैकेनिज्म नहीं रहेगा लूम में। ऑल्सो द टेक अप मोशन मे नॉट बी प्रेजेंट इन द लूम। ऐसा भी हो सकता है कि टेक अप मोशन भी ना हो उसमें। ठीक है, तो प्लेन लूम क्या हुआ, जिसमें सिर्फ शेडिंग, पिकिंग, बीटअप हो, बाकी उसमें कोई वार्प या वेब स्टॉप मैकेनिज्म ना हो, और साथ में टेकअप मोशन भी ना हो। टेकअप मोशन आपका सेकेंडरी मोशन उसमें आता है, और वार्प और वेब स्टॉप मैकेनिज्म जो है ये आपको ऑक्सिलरी मैकेनिज्म में आता है, मतलब ये टर्शियरी मैकेनिज्म है, टर्शियरी मोशन है। तो वीविंग का शुरुआत कैसे हुआ था, यहाँ जैसे लिखा है 1 नंबर पॉइंट में, इजिप्शियन मेड ओवन फैब्रिक नियरली अबाउट 6000 ईयर्स एगो। 6000 साल पहले इजिप्ट में कपड़े की बुनाई शुरू हुआ था। ऐसा मतलब इतिहास में लिखा हुआ है। जो भी जिन्होंने भी रिसर्च किया है इसके ऊपर, वो ये बताते हैं कि इजिप्ट में पहले कपड़ा बनते थे। फिर सिल्क जो है, सिल्क का डेवलपमेंट जो है चाइना में हुआ था। वो लगभग मान लीजिए 4000 साल पहले इसका शुरुआत हुई थी। उसके बाद seeding mechanism was originally invented in China in the 3rd century and introduced in Europe। 3rd century मतलब मतलब आज से मान लीजिए लगभग 1700 साल पहले, मतलब 300 300 साल। 3rd सेंचुरी मतलब आपका 300 साल के आसपास है। तो 300 साल जब था, इस समय सेडिंग मैकेनिज्म का आविष्कार हुआ था, और इसको ये हुआ था चाइना में, इसका इन्वेंशन हुआ था, लेकिन इसको बाद में यूरोप ने भी अडॉप्ट कर लिया इसको। ठीक है, तो लगभग 3rd सेंचुरी के आसपास इसका डेवलपमेंट हुआ था। शेडिंग मैकेनिज्म एक प्राइमरी मोशन है लिविंग में। शेडिंग मतलब वार्प शीट को 2 लेयर में डिवाइड करना होता है, शेडिंग मैकेनिज्म है। उसका आविष्कार 3rd सेंचुरी में हुआ था। और इसके बाद लगभग इन 12th century completely वुडन हैंडलूम्स वर यूज्ड एज स्टैंडर्ड डिजाइन इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में क्या हुआ, 12वीं शताब्दी में जो हैंडलूम वहाँ पे मिला है, वो लकड़ी का बना हुआ, पूरा जो फ्रेम है उसका लकड़ी का बना हुआ है। 12वीं शताब्दी में वुडन हैंडलूम्स जो है एक स्टैंडर्ड डिजाइन के रूप में था, और वो इंग्लैंड में पाया गया था। उसके बाद 1733 एक
इसको याद रखिएगा 1733 में क्या इन्वेंशन हुआ था। द फ्लाई शटल वॉज इन्वेंटेड इन 1733 बाय जॉन के। जॉन के एक साइंटिस्ट है जिन्होंने फ्लाई शटल का आविष्कार किया था। दैट वाज हैंड ऑपरेटेड। वो जो शटल था वो बाय हैंड लूम के इस पार से उस पार पिकिंग किया जाता था। बाय हैंड इसको यूज करते थे। उसको जो मोशन है, उसको जो ड्राइव मिलता था, वो बाय हैंड उसको ड्राइव दिया जाता था। वो जो फ्लाई शटल है, वो शटल जैसे होता है, आपको देखा होगा शटल। शटल के अंदर पार्न होता है, पार्न में वेप्टियन उसमें लपटा हुआ होता है। ठीक है। तो शटल के अंदर वेट फिलिंग के लिए धागा होता है जिसको पार्न कहा जाता है। तो उसको बाय हैंड ड्राइव दिया था हैंडलूम में। एक तरफ से दूसरी तरफ जब पिकिंग होना होता है, उसको हाथ से एक तरफ से दूसरी तरफ उसको पास किया जाता है। ये 1733 में इसका आविष्कार हुआ था। और इसका जो आविष्कारक है, उसका नाम है जॉन के। ये एक माइलस्टोन है वीविंग हिस्ट्री में, क्योंकि वो जो फ्लाई शटल आविष्कार हुआ था, अभी भी जहाँ शाटल लूम है, वहाँ भी शाटल ही चलता है। तो मोटा-मोटा शाटल का जो आविष्कार हुआ था 1733 साल में हुआ था, मतलब लगभग 300 साल पहले इसका आविष्कार हो गया था। और वो अभी भी चल रहा है। जहाँ-जहाँ शाटल लूम का इस्तेमाल होता है, वो शाटल का यूज़ किया जाता है। हम अब इसको थोड़ा अलग-अलग टाइप में तरीके से देखेंगे। जो डेवलपमेंट है, पावर लूम में कैसे-कैसे डेवलप। मैं अगर ओवरऑल पावर लूम की बात करूँ तो उसका कैसे डेवलपमेंट हुआ था। मैं अगर वेब इंसर्शन सिस्टम का बात करूँ, वेब इंसर्शन सिस्टम का मतलब है पिकिंग। पिकिंग सिस्टम की बात करूँ, उसमें भी काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। तो वो जो डेवलपमेंट हुआ है, उसमें कैसे-कैसे डेवलपमेंट हुआ उसको अलग से बताएँगे। और फिर बताएँगे शेडिंग मैकेनिज़्म में आपको कैसे डेवलपमेंट हुआ है। और ऑटोमेशन सिस्टम में कैसे आपको डेवलपमेंट हुआ है। ये 4 चीज़ें आपको अलग-अलग से देखेंगे, ठीक है। ये सब डेवलपमेंट जो है लगातार होता गया है, लेकिन हम इस सिस्टम वाइज़ सिस्टम के साथ बताएँगे कैसे हैं। आपको शेडिंग के साथ बताएँगे कैसे डेवलपमेंट हुआ है, ऑटोमेशन में बताएँगे आपको कैसे डेवलपमेंट हुआ है, और जो पावर लूम है उसमें कैसे डेवलपमेंट हुआ है बताएँगे आपको। तो सबसे पहले देखेंगे इवोल्यूशन ऑफ पावर लूम। पावर लूम बेसिकली क्या है? लूम्स में जो शेडिंग है, पिकिंग है, बीटअप है, चाहे लेट ऑफ, टेक ऑफ, ये जो मोशन है, ये अगर मैनुअली ड्राइव होता है तो उसको हैंडलूम कहा जाता है। मैनुअली अब हाथ से आपको पावर है उसमें अगर ड्राइव दे रहे हैं आप सारे मोशन को, तो हैंडलूम में गिनती होता है। अगर ये सारे चीज़ आपको अगर पावर इंजन की मदद से, कोई स्टीम इंजन से मदद हो या इलेक्ट्रिक इंजन की मदद से आपको ड्राइव हो, तो उसको पावर लूम कहा जाता है। तो 1785 साल में ई कार्टराइट ने फर्स्ट पावर लूम का आविष्कार किया था 1785 में। और वो पावर लूम कैसे उसका ड्राइव मिलता था। उसका ड्राइव आज के दिन में ऐसा नहीं है जैसे इलेक्ट्रिक मोटर से ड्राइव मिलता है, वैसे नहीं था। उस टाइम में वो स्टीम इंजन से उसको ड्राइव मिलता था उस पावर लूम को। तो इसलिए लिखा है सेकंड पॉइंट में, इन द अर्ली 18th सेंचुरी द लूम मेड ऑफ कास्ट आयरन वाज ऑपरेटेड बाय स्टीम इंजन। ठीक है। 18वीं शताब्दी में जो आपको पावर लूम मिलेगा, वो आपको स्टीम इंजन से उसको ड्राइव मिलता था। अब ये कास्ट आयरन से क्यों बना होता था? पहले जो लूम बनता था वो पहले लकड़ी का बनता था, लेकिन जब से स्टीम इंजन से उसको ड्राइव देने लगे, तो उसके बाद से वो जो उसका जो स्ट्रक्चर है, वो वुडन फ्रेम से हटकर उसको कास्ट आयरन का बनाया गया, लोहा का बना बना दिया गया है, ताकि उसमें मजबूती आए, ताकि उसमें जो रोबस्ट है वो आए, ताकि वो उसका जो लॉन्ग लास्टिंग है वो बरकरार रहे। इसलिए जब स्टीम इंजन आया तो कास्ट आयरन का फ्रेम बनने लगा। थर्ड पॉइंट में लिखा है 1830 के सन में क्या हुआ। देयर आर सम 1 लाख शटल लूम सपोर्ट इन इंग्लैंड। इतना डेवलपमेंट हो गया कि ये एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था। पावर लूम डेवलपमेंट होने के बाद, पावर लूम डेवलपमेंट होने से पहले ये एक
स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में गिना जाता था। लोग घरों-घरों में बनाते थे। लेकिन जब से पावर लूम का आविष्कार हुआ तब से एक एक इंडस्ट्री का रूप दे दिया गया इसको, ताकि जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाया जा सके, एक बल्क प्रोडक्शन लाया जा सके। तो 1830 तक लगभग 1 लाख लूम ऑपरेट होने लगा था इंग्लैंड में। और हमें इलेक्ट्रिक पावर लूम सबसे पहले कब मिला? वो मिला हमें 1895 में। 1895 में सबसे पहले हमें पावर लूम मिला, जो कि इलेक्ट्रिक मोटर से ड्राइव भी उसको मिलता था। इसमें क्या होता था? एक इलेक्ट्रिक मोटर से मल्टीपल लूम चलते थे। एक से मान लीजिए 4 या 5 या 10 लूम को ड्राइव देते थे थ्रू शैफ्ट और व्हील, पुली और बेल्ट के थ्रू एक मोटर से लगभग 10-12 लूम को ड्राइव देते थे। लेकिन इसके बाद 1930 में क्या हुआ, एक डेवलपमेंट किया गया कि एक लूम को एक ही सिंगल मोटर से इसको ड्राइव दिया जाएगा। कोई इकोनॉमिकल कारण है, कोई टेक्नोलॉजिकल कारण है कि एक मोटर से मल्टीपल लूम को ड्राइव देना बहुत मुश्किल पड़ता था, नुकसान होता था। इसीलिए नेक्स्ट डेवलपमेंट ये किया गया 1930 में कि एक लूम को एक ही मोटर से ड्राइव दिया जाएगा। ठीक है? अब हम बात करेंगे वेट इंसर्शन सिस्टम की, मतलब पिकिंग की। वेट इंसर्शन का मतलब है पिकिंग मोशन। तो इसमें कैसे डेवलपमेंट होता था? तो प्रोजेक्टाइल डेवलपमेंट होने से पहले जो फ्लाई शटल की डेवलपमेंट हुई थी, वही फ्लाई शटल पावर लूम में उसकी इस्तेमाल होता था। ठीक है? तो उसके बाद शटल के बाद आया पिकिंग सिस्टम में, शटल के बाद आया है प्रोजेक्टाइल वेविंग मशीन। ठीक है? प्रोजेक्टाइल वेविंग मशीन कब इन्वेंशन हुआ था? 1924 में। किसने किया? रोसमैन ने किया था। लेकिन कमर्शलाइज होने में इसको काफ़ी साल लग गया, और पहला कमर्शलाइज हुआ था 1953 में। बहुत बड़ी बात है, 1924 में इसका इन्वेंशन हुआ, लेकिन उसको प्रोडक्शन में लाने के लिए, कमर्शलाइज मार्केट में उतारने के लिए 25-30 साल लग गया। और वो पहला 1953 में आया था, पहला कमर्शलाइजेशन प्रोडक्शन में। ठीक है? तो जैसे अविटल के बाद आया रेपियर, उसके बाद आया रेपियर। सॉरी, उसके बाद आया रेपियर। फिर रेपियर आया। द फर्स्ट पेटेंट फॉर रेपियर वीविंग मशीन वाज ग्रांटेड इन 1998। 1898 में रेपियर एक पिकिंग सिस्टम है, रेपियर वीविंग मशीन का जो पेटेंट का ग्रांटेड, वो 1898 में हो गया था। लेकिन उसको भी प्रोडक्शन में लाते लाते आ गया था 1972। काफ़ी 72 74 साल लग गया था इसको कमर्शियलाइज होने में। अब रेपियर के अंदर दो अलग अलग सिस्टम आता है वेब ट्रांसफ़र का। एक आता है गैबुलर सिस्टम, दूसरा आता है दिवास सिस्टम। ये आपको रेपियर के बारे में, प्रोजेक्टाइल के बारे में और यार्डेट के बारे में आपको 6th सेमेस्टर में आपको पढ़ने को मिलेगा इसके बारे में। तो आगे हम देखेंगे। तो फिर रेपियर का डेवलपमेंट आपको जैसे पता है कि 1898 में हुआ था उसका, लेकिन कमर्शियलाइज होने में 1972 साल में इसका पहला कमर्शियलाइजेशन हुआ था। The first air-jet insertion system was invented in 1914, but it became commercialized in 1980। तो एयरजेट इंसर्शन सिस्टम जो है, ये सबसे हाई स्पीड लूम में गिना जाता है। सबसे इसका जो वेव इंसर्शन रेट है बहुत हाई है, लगभग 2000 मीटर पर सेकेंड है इसका इंसर्शन रेट। तो ये इसका इन्वेंशन 1914 में हुआ था, लेकिन ये भी कमर्शियलाइज होते होते 1980 में आके सबसे पहले प्रोडक्शन में आया था ये। ठीक है? तो 1980 में हमें सबसे पहले एयरजेट लूम मिला था। आज के दिन में एयरजेट लूम काफ़ी ज़्यादा चलता है, और इसका लगभग जो वेब इंसर्शन रेट है ये 2 से 2.5 मीटर पर सेकेंड है। सबसे हाईएस्ट है एयरजेट का ही। उससे उसके नीचे आता है रेपियर का, फिर उसके नीचे प्रोजेक्टाइल, फिर शटल का आता है। अब इसके बाद है कंटिन्यूअस वेव इंसर्शन ऑन ए सर्कुलर वीविंग मशीन वाज प्रपोज्ड बिफोर द एंड ऑफ 19th सेंचुरी।
अब उसके बाद क्या है, वो 19th सेंचुरी ख़त्म होते होते एक कॉन्सेप्ट आया वीविंग मशीन का, जो है सर्कुलर वीविंग मशीन। अ, ये सर्कुलर वीविंग मशीन एक टाइप का वीविंग मशीन है। सारे जो वीविंग सिस्टम है सब में फेनोमेना वही है कि शेडिंग, पिकिंग, बीटा होना है। लेकिन सर्कुलर मशीन उसी फंडामेंटल में काम करता है, लेकिन थोड़ा बहुत इसका मैकेनिज्म अलग है। तो ये इसका प्रपोज़ल आ गया था लगभग 19वीं सेंचुरी के ख़त्म होके आ गया था। अभी ये प्रोडक्शन में भी है, लेकिन इसका जो वॉल्यूम है काफ़ी कम है, काफ़ी कम प्रोडक्शन भी आता है और थोड़ा क्रिटिकल मैकेनिज़्म है। तो ये बहुत रेयर केस में कुछ स्पेशल टाइप का फैब्रिक बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब लास्ट पॉइंट में लिखा है, आफ्टर द मिड 90s मल्टीफेज वीविंग मशीन शोड न्यू डेवलपमेंट। एक लास्ट 90s, जो 90 के दशक में अभी 21वीं शताब्दी में जो 90 के दशक था उसमें क्या हुआ था, एक नया वीविंग मशीन का डेवलपमेंट हुआ जिसको कहते हैं मल्टीफेज वीविंग मशीन्स। मल्टीफेज वीविंग मशीन का मतलब ये है, अभी तक जो आपको लोन के बारे में बताया सिंगल फेज है, मतलब एक बार शेडिंग हुआ, एक बार पिकिंग हुआ, एक बार बीटअप हुआ और यही प्रोसेस आपको बार बार होता रहेगा। लेकिन मल्टीफेज वीविंग मशीन में क्या होता है, एक ही साथ में 4 से 5 शेडिंग होगा। 1 से 4 बार या 5 बार जितना शेडिंग होगा उतनी बार एक ही साथ में 4 बार शेडिंग, 4 बार पीकिंग, 4 बार बीटा एक ही साथ में होता है। तो इसके कारण इसका क्या होता है, प्रोडक्शन बहुत हाई हो जाता है। इस कारण से इसका काफ़ी डिमांड भी है, लेकिन इसका कुछ लिमिटेशन भी है क्योंकि इसमें हर टाइप का फैब्रिक नहीं बनता है। इसमें जो फैब्रिक बनता है काफ़ी ओपन स्ट्रक्चर होता है और इसका जो वेव पेनिट्रेशन रेट है लगभग 4 से 4 से 5,000 मीटर पर सेकंड है। ये कि आपको वेव पेनिट्रेशन के हिसाब से आपका क्या सिस्टम जो डेवलपमेंट हुआ है उसके बारे में, और आगे है शेडिंग मैकेनिज्म के हिसाब से क्या डेवलपमेंट हुआ था वो देख लेंगे। द फर्स्ट डॉबी ऑपरेटेड बाय ये 5 कार्ट वाज इन्वेंटेड इन 1725 बाय बी बोचोन। तो बी बहुचर ने 1725 में एक मशीन का डेवलपमेंट किया था, जो आपको इमेज में दिख भी रहा है। ये अभी एक म्यूजियम में रखा हुआ है, उस टाइम का मशीन है, जिसमें जो शेडिंग मैकेनिज्म है, जो डॉबी ऑपरेटेड था, वो 5 कार्ड के हिसाब से 5 कार्ड से उसको ड्राइव ड्राइव नहीं मिलता था, 5 कार्ड से उसको सिलेक्शन होता था कि कौन सा हिल पे ऊपर रहेगा, कौन सा नीचे रहेगा। 5 कार्ड से ऑपरेट होता था वो 1725 में उसका डेवलपमेंट हो गया था। लेकिन बाकी एक्चुअल जो डॉबी चलता है आज के दिन में, जो शटल लूम में जो डॉबी चलता है उसका जो डेवलपमेंट है एक्चुअली 1840 में हुआ था। जो लैग और पेग से चलता है। लैग और पेग वो है जो सिलेक्शन डिवाइस है डॉबी में, उसमें पेग में लकड़ी का बना होता है, छोटा-छोटा पेग होता है, जिससे उसको सिलेक्शन मिलता था हिल फ्रेम को, कौन-सा आप ऊपर रहना है, किसको नीचे डाउन में जाना है। वो डेवलपमेंट हुआ 1840 में। लेकिन बेसिक डॉबी का जो कॉन्सेप्ट है बाई पंच कार्ड मेथड, वो 1725 में डेवलपमेंट हो गया था। फिर उसके बाद आया जैकार्ड मशीन का डेवलपमेंट, वो हुआ था 1801 में। और इसका जो इन्वेंटर है उसका नाम है जे.एम. जैकार्ड। उनके नाम से ही इसका नाम रखा गया है जैकार्ड शेडिंग डिवाइस। तो वो 1801 में हुआ था। फिर 1835 में और एक डेवलपमेंट हुआ था जो कि शेडिंग से रिलेटेड नहीं है। ये एक शटल चेंज मोशन से रिलेटेड है। शटल चेंज मोशन मतलब मान लीजिए वेफ्ट में अगर एक से ज़्यादा हमें अलग-अलग कलर का वेफ्ट धागा चलाना है, तो उसमें हमें क्या करना होगा, फिर अलग-अलग शटल यूज़ करना होगा जिसमें अलग-अलग कलर का वेफ्ट हो। तो उस केस में फिर शटल चेंज का भी मैकेनिज़्म डेवलप करना चाहिए था। तो वो काम 1835 में ही हो गया था कि हमें अगर मल्टीपल शटल चलाना है, तो उसके लिए जो चेंज मोशन है, ड्रॉप बॉक्स मोशन भी कहा जाता है इसको, चेंज मोशन, वो डेवलपमेंट हो गया था 1835 में। जो डेवलप किए थे उनका नाम है जे.पी. रेड एंड टी. जॉनसन। उसके बाद डॉबी में और एक डेवलपमेंट हुआ था 1867 में, जो स्मिथ एंड हैटर्सले किया था डेवलपमेंट।
जिसका नाम है कीली डॉबी। ये डॉबी आपने अभी सिलेबस इस सेमेस्टर में पढ़ रहे होंगे, जो विभिन्न टेक्नोलॉजी 2 में है। कीली डॉबी, डॉबी का स्पेशलाइजेशन में आपको मिलेगा इसका मैकेनिज्म पढ़ने के लिए। इसका डेवलपमेंट हुआ था 1867 में, काफ़ी पुराना है, लेकिन ये डॉबी अभी भी चलता है प्रोडक्शन में। फिर आया है रोटरी डॉबी, जो डेवलपमेंट हुआ अभी हाल ही में 40 साल पहले हुआ है, 30-40 साल पहले, 30 साल पहले सॉरी। जो रोटरी डॉबी है 1990 में इसका डेवलपमेंट हुआ है। रोटरी डॉबी एक टाइप का इलेक्ट्रॉनिक्स टाइप का डॉबी है। इसमें सिलेक्शन जो होता है मैग्नेट और उसमें पिन से होता है, मैग्नेट पिन से होता है, सोलिनॉइड से। तो इसका डेवलपमेंट हुआ था 1990 में। ये भी अभी चलता है क्योंकि इसका प्रोडक्शन रेट, इसका स्पीड जो है नॉर्मल डॉगी से ज़्यादा होता है। ये अभी चलन में है। अब बात करेंगे ऑटोमेशन की बात करेंगे। ऑटोमेशन इन द सेंस ऑफ लूम स्टॉपिंग सिस्टम। तो इसमें क्या डेवलपमेंट हुआ था 1796 में। आर मिलर डेवलप्ड ऑटोमेटिक लूम स्टॉपिंग सिस्टम व्हिच कॉजेस स्टॉप ड्यू टू शॉर्ट पीक। अगर पीक शॉर्ट पड़ेगा, मतलब पीक अगर एक सेल्वे से दूसरे सेल्वे तक अगर नहीं पहुंचता है तो पीक शॉर्ट होता है, जो शॉर्ट पीक कहा जाता है। तो अगर ऐसा अगर आया तो उस केस में लूम बंद पड़ जाएगा। अगर लूम नहीं बंद पड़ेंगे, मान लीजिए लूम अगर चालू रहेगा तो वो कपड़ा डैमेज बनेगा। आधा में पीक दिखेगा, आधा पीक नहीं दिखेगा, डैमेज क्रिएट करेगा शॉर्ट पीक का। तो वो उसका डेवलपमेंट 1796 में हो गया था कि शॉर्ट पीक आए तो लूम बंद पड़ जाए। फिर 1894 में एक डेवलपमेंट हुआ था, लगभग 100 साल बाद। नॉर्थरॉप ने एक डेवलपमेंट किया था, ऑटोमेटिक वेब रिप्लेसमेंट सिस्टम। दैट लूम वाज कॉल्ड ऑटोमेटिक लूम। ऑटोमेटिक वेब रिप्लेनिशमेंट सिस्टम मतलब वेब रिप्लेनिशमेंट मतलब वेब अगर ख़त्म हो जाता है, शटल के अंदर जो पर्ण होता है, पर्ण के अंदर अगर वेब ख़त्म हो जाता है तो उसका रिप्लेस करना ज़रूरी होता है। वो इससे पहले क्या होता था, मैनुअली लूम बंद करना पड़ता था, लूम बंद करके फिर शटल निकाल के उससे पर्ण हटा के नया पर्ण डालना पड़ता था। लेकिन जब इसका ऑटोमेटिक सिस्टम आया तो बिना लूम बंद किए हुए उसमें से जो शटल है, शटल में से पर्ण को निकाल के ऑटोमेटिक उसको निकाल देगा, फिर ऑटोमेटिक नया पर्ण फिट भी कर देगा। फिर लूम ऑटोमेटिक चालू ही रहेगा, लूम बंद नहीं होगा। रनिंग मशीन में ये काम होगा। तो उसका डेवलपमेंट 1894 में हो गया था। तो इसलिए उस मशीन को ऑटोमेटिक लूम कहते थे कि बिना बंद किए लूम को जो जो वेट है उसको हम रिप्लेस कर देते थे। ये गया आपका मोटा-मोटा हिस्ट्री के बारे में, विभिन्न हिस्ट्री जो है। आगे अभी जो करंट स्टेटस वो बता देते हैं। अभी करंट स्टेटस जो है मेनली शटल लूम तो चलता ही है पावर लूम में, तो उसका प्रोडक्शन भी काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन हाई स्पीड लूम की अगर बात करें, हाई प्रोडक्शन लूम वो है एयरजेट लूम है, वो आज के दिन में काफ़ी चलता है। फिर आपका जो रेपियर है वो भी चलता है, फिर प्रोजेक्टाइल है वो भी चलता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंसर्शन रेट जो है वो एयरजेट में ही है। किसी को अगर हाई प्रोडक्शन लूम चाहिए तो वो एयरजेट लूम का इस्तेमाल करता है। तो ये गया आपका हिस्टोरिकल पार्ट ऑफ वीविंग। फिर आज इतना ही, फिर आगे मिलेंगे दूसरे क्लास में, दूसरे टॉपिक लेके आएंगे। थैंक यू।